गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के 50 प्रश्न उत्तर जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, यूपीपीएससी और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कई बार पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, बोधा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बोधा। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरह वारिस किसकी रचना मानी जाती है? तो विरह वारिस किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, बोधा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, बोधा। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। तो फिर से पढ़ते हैं। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। तो ये किस आचार्य कवि की परिभाषा मानी जाती है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, चिंतामणि। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, रैदास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में, और फिर से ये प्रश्न पूछा गया टीजीटी परीक्षा 2013 में। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है या कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं ऑप्शन नंबर डी, रैदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य पंक्ति किस रचनाकार की मानी जाती है? तो फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, रैदास। और यह प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। केशव कही ना जाई का कहिए, इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो केशव कही ना जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। केशव कही ना जाय का कहिए, पंक्ति के रचनाकार का नाम क्या है? तो केशव कही ना जाय का कहिए, पंक्ति के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है
पहले पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में, और फिर से पूछा गया यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। केशव कही ना जाई का कहिए, ये पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं तुलसीदास। केशव कही ना जाई का कहिए, ये प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से लिया गया है? इससे पहले हमने पढ़ा कि ये पंक्ति किसने लिखा है। अब प्रश्न पूछा गया है कि ये जो पंक्ति है ये किस काव्य कृति से लिया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, विनय पत्रिका। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है विनय पत्रिका के अंतर्गत आता है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराधीन सपनेहु सुख नाही, पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो पराधीन सपनेहु सुख नाही, पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ये पंक्ति लिखा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में काव्य पंक्तियाँ हैं और सूची नंबर 2 में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले मोर पखा सिर ऊपर राखे हों, इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो मोर पखा सिर ऊपर राखे हों, इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं रस खान। तो मोर पखा सिर ऊपर राखे हों, इसके लेखक हैं रस खान। इसके बाद बसो मारे नैनन में नंदलाल। तो बसो मारे नैनन में नंदलाल, इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मीराबाई। इसके बाद भक्तन को कहा सिकरी सो काम। तो भक्तन को कहा सिकरी सो काम, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं कुंभन दास। और फिर प्रीति कर दिन ही गरे छोरी। तो प्रीति कर दिन ही गरे छोरी, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सूरदास। प्रीति कर दिन ही गरे छोरी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूं निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हवे जो अड़े। तो ये पंक्तियां किस कवि की मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूं निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हवे जू अड़े। तो ये पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, सूरदास। और ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोली। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। तो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं बोली। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती? तो इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुंदेली। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है राजस्थान के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी मारवाड़ी, मेवाती,
मालवी, ये जो है ये राजस्थान के अंतर्गत आता है, परंतु आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि का नाम क्या है? तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विद्यापति मैथिली बोली के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और ये पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। अंगिका किस राज्य की बोली मानी जाती है? तो अंगिका किस राज्य की बोली मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अंगिका को बिहार राज्य की बोली मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर की बोली क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो ग्वालियर की बोली क्या है? तो इसकी बोली मानी जाती है बुंदेली। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुंदेली। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर में बुंदेली बोली कही जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी मानी जाती है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जो है वो ब्रज भाषा मानी जाती है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न दोनों परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2003 और फिर पूछा गया पीजीटी परीक्षा 2003। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सरगुजा जो है ये ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं माना जाता। बाकी धौलपुर, मथुरा और आगरा यहाँ पर ब्रज भाषा कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा किस प्रकार की हिंदी मानी जाती है? तो ब्रज भाषा किस प्रकार की हिंदी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खसखुरा या गुरखाली भाषा क्या है? तो खसखुरा या गुरखाली भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेपाल की राजभाषा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेपाल की राजभाषा जो है वो खसखुरा या गुरखाली भाषा को कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नेपाल की राजभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उकार बहुला बोली कौन सी मानी जाती है? तो उकार बहुला बोली कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवधी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अवधी जो है इसको उकार बहुला बोली मानी जाती है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैनी गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है,
कैसे के रचऊँ बिहारे, तो उक्त गीत किस बोली का है? तो फिर से पढ़ते हैं। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैने गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कैसे के रचऊँ बिहार रे। तो ये पंक्ति किस बोली में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवधी। तो ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ब्रज भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी जो है ये खड़ी बोली के अंतर्गत आता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, सही है। बाकी बिहारी हिंदी मारवाड़ी ये गलत है। मारवाड़ी जो है ये राजस्थानी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी गढ़वाली ये गलत है, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है। और बघेली जो है ये पहाड़ी हिंदी, ये भी गलत है, ये जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो आपका बी, सी और डी जो है वो गलत है, आपका ए ऑप्शन सही है। पश्चिमी हिंदी जो है ये खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी मारवाड़ी नहीं, ये मारवाड़ी जो है ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है। गढ़वाली जो है ये पहाड़ी के अंतर्गत आती है। और बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली और ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी हिंदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पश्चिमी हिंदी। और ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं माना जाता? तो इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं माना जाता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवधी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी भोजपुरी, मगही, मैथिली जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं मानी जाती? तो निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भोजपुरी। ये प्रश्न दोनों प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहले पीजीटी परीक्षा 2002 और फिर टीजीटी परीक्षा 2010। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली को क्या कहा जाता है? तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। छत्तीसगढ़ी बोली को जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बघेली। बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली जो है
ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं आती? तो इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बघेली। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, बघेली। तो बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, डोगरी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डोगरी। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो इनमें से कौन एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं मानी जाती? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीन जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ी। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 5। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है? तो इनमें से पश्चिमी बोली के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कन्नौजी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कन्नौजी। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, अवधी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अवधी। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली मानी जाती है? तो कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवधी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अवधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं मानी जाती? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बघेली। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बघेली। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में, तो इसे भी जानना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी। ये गलत है। भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी
अवधी पूर्वी हिंदी, ये सही है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, ये भी सही है। और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, ये भी सही है, परंतु आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किस प्रकार से मानी जाती है या किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौर सेनी अपभ्रंश। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सौर सेनी अपभ्रंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? तो निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं मानी जाती। तो वो कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं मानी जाती? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बुंदेली। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राचड़। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है या किस अपभ्रंश से माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली कौन सी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ था? तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किस अपभ्रंश के माध्यम से हुआ था? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोली का विकास हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न 3 बार पूछा गया है जीआईसी परीक्षा में। सबसे पहले पूछा गया था 2012 में, फिर 2015 में और फिर 2017 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का 50 प्रश्न उत्तर का क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की क्लास करेंगे। इसके अलावा हमने हिंदी ग्रामर के भी बहुत सारे क्लास डिस्कस किए हैं, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हिंदी के क्लासेस के साथ साथ हिंदी ग्रामर के भी क्लास कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।